अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर देखने को मिल रहा है महू में मंथन, सियासत में अनपन। तो 27 जनवरी को महू में होने जा रही कांग्रेस के जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन के समापन से पहले भाजपा के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। विजयवर्गीय का कहना है कि राहुल को संविधान यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालते हुए बाबा अंबेडकर के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी चाहिए। विजयवर्गीय का ये बयान सामने आते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी अमित शाह का संसद में अंबेडकर को लेकर दिया बयान याद दिलाकर माफी की मांग रख दी। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के इन बयानों के आखिर क्या है मायने और खासकर इनकी टाइमिंग को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं लेकिन ये हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर गांधी परिवार पर बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने बाबा साहब के साथ बहुत अन्याय किया है। ऐसे में राहुल को क्षमा यात्रा निकालते हुए बाबा अंबेडकर के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर में अल्प प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मऊ में होने वाली कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा के जरिए राहुल गांधी को टारगेट किया। तो कान पकड़ के बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती की है, जो सम्मान आपको मिलने चाहिए था वो नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उनको तो एक क्षमा यात्रा निकालना। राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा कि कैलाश विजयवर्गीय विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। विजयवर्गीय ने जो कहा उस पर भला कौन भरोसा करेगा। वैसे भी कैलाश विजयवर्गीय अनगरल बयानबाजी के लिए चर्चित रहते हैं। बाकी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संसद में अपमान अमित शाह ने किया, वो क्यों माफी मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो मंत्री कैलाश के बयान को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है, फिर मोदी जी ने 50 भाषण दिए तो 25 में नेहरू जी और गांधी जी का क्रिटिसिज्म किया। गांधी जी को जब जिंदा था, जब गोली मार दी और अब जगह जगह उठले मोहल्ले मोहल्ले गालियां देते हैं बीजेपी के लोग। तो आखिर इनको क्यों नफरत है जिनने देश आजाद कराया? इनको क्यों नफरत है उस विचार से जो प्रेम की बात करता है? फिलहाल मऊ में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। दोनों ही दलों के द्वारा बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा दलित वोट बैंक को लेकर की जा रही राजनीति से दलित वोटर्स किस दल पर अपना भरोसा जताते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करें मौजूद है हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस वक्ता हैं, भूपेंद्र सुल्लेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का एक बार हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल सुल्लेरे जी आपसे ही, ठीक है कांग्रेस ने क्या किया, पहले बीजेपी ने क्या किया, संविधान बदल देंगे इस मुद्दे को लेकर लोकसभा एक बड़ा मुद्दा बन गया जिसका परिणाम भी कांग्रेस को सकारात्मक मिला कहीं ना कहीं। लेकिन अब इन स्थितियों में जो महू में घमासान होने जा रहा, फिर साल भर जो कांग्रेस अपना राष्ट्रीय पदयात्रा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालने जा रही, इसका जनता जो सोचना चाहिए कि जनता के विकास, जनता के हित की बात है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक धुरी में चल रहे हैं फिलहाल, आपको नहीं लगता? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति पार्टियां जो होती हैं वो जनता के बीच में एक संवाद होना चाहिए और वह लगातार संवाद बना रहता है तो उसको मतदान में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, कांग्रेस को एक लंबा समय हो गया है केंद्र की राजनीति में और राज्य की राजनीति से दूर हुए सकता है। कई राज्यों में तो वह अस्तित्व की लड़ रही है। हमने वो दौर भी देखा है 1989 का, जब से गठबंधन की सरकारें आईं और उस समय 4 पीएम बने देश में, और फिर उसके बाद 2014 के बाद राजनीति का सिरनों बिल्कुल बदल गया मोदी जी के कारण, और इस तरह से राजनीति है। लेकिन उसके बाद जो 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव में उस
पूर्व जो संविधान बचाओ का जो नैरेटिव बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, वो उसका फायदा हुआ। उनने लगभग 99 सीटें जीती। और उत्तर प्रदेश जिससे केंद्र की राजनीति तय होती है, और मध्य प्रदेश जो महू जो क्षेत्र है अंबेडकर जी का, और अंबेडकर जी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी राजनीति में, अब इतिहास में जाएंगे तो उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया। तो आज उस वोट जो 15% जाटो वोट है, जो एससी का वोट है, जो एक महत्वपूर्ण वोट है, और हम अगर कल्पना करें कि काशीराम जी ने जो 1980 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, वो जो पारंपरिक वोट कांग्रेस का था वो शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद हमने देखा कि 2017 के बाद वह वोट फिर छिटका और फिर वो डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न होने के बाद कुछ बीजेपी को मिला, और फिर 24 में हमने फिर देखा कि वो शिफ्ट हुआ और लोकसभा में कांग्रेस को उसका फ़ायदा हुआ। तो कांग्रेस चाहती है कि वो वोट फिर से हम उनके में शिफ्ट हो और एक नैरेटिव बने, और जिसके कारण एक यात्रा जो चला रहे हैं उसका उनको फायदा भी हुआ। अब उसका कंट्रास्ट करेगी बीजेपी। अब बीजेपी उन्हीं पुरानी चीज़ों को जो आप कह रहे हैं उनको लाएगी, और जनता के मुख्य जो विचार मुद्दे हैं, मुख्य धारा के जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोजगारी है, गरीबी है, जो महंगाई है, ये मुद्दे नगण्य रह जाते हैं। हमने कई चुनाव में देखे हैं, जब बात शुरुआत होती है विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, लेकिन बाद में वो मुद्दे बिल्कुल तुच्छ रह जाते हैं, और बात फिर वहीं आ जाती है जातिगत राजनीति में, हिंदू मुस्लिम या जो भी एक समीकरण बन जाते हैं, और उस पर जनता भी वोट करती है। तो ये एक शुरुआत होती है, लेकिन बात यहाँ महत्वपूर्ण यहाँ है कि कांग्रेस भी अपने इतने लंबे समय के संगठन से दूर, उनके पास कुछ उन्होंने परिवर्तन किए, जैसे मध्य प्रदेश में किए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिवर्तन किए हैं, उनको भी स्थापित करना हो, उनको स्थापित जब तक जनता के बीच में जाएंगे नहीं राष्ट्रीय नेता, तो इस तरह से जो चीज़ें बन रही हैं, तो उसके लिए काम बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना भी है कि कई बार इलेक्शन के पूर्व ऐसी हवा चलती है कि कांग्रेस का अच्छा संगठन होता है, लेकिन चुनाव के बाद वो बिल्कुल धराशायी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी हर मूड को चुनाव में एक संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ती है, उसकी होमवर्क करती है और अपने सुधारों को सुधारती भी है जो गलतियां होती हैं। तो उस तरह से एक नए इनोवेशन और नवाचार होते रहे। अब कांग्रेस को उस पहलू पे बिल्कुल फेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि कांग्रेस को जो अभी फिलहाल जो संविधान को लेके है बात उसकी हो रही है। एक बार हम जैन साहब के पास चलते हैं, सत्येंद्र जैन जी के पास। जैन साहब, आप तो विकास की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, कौन देख रहा, सब आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और कांग्रेस भी जान रही कि कोई संविधान नहीं बदल रहा। अब इन स्थितियों में अगर वो इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, आपको विकास की बात करना चाहिए। गौरव, संविधान गौरव, बाबा साहब के साथ ऐसा हुआ, राहुल जी को नाक पकड़ के कान पकड़ के माफी, इन सब मुद्दों से हटके विकास की बात करें। जैन साहब, देखिए त्रिपाठी जी, संविधान की बात करना मतलब संविधान की आराधना करना है जी। और जिस प्रकार से संविधान दिवस मनाने का हमने जो प्रारंभ किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस जो 25 नवंबर का किया, ये बहुत बड़े हमें सौभाग्य है। और इसी प्रकार से अगर संविधान की बात आगे भी करना चाहिए, संविधान की यात्रा, संविधान को सर्वोपरि निकाल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हाथी के ऊपर संविधान को विराजित करके गजरथ जैसा निकाला। अब जो विकास की बात है, तो देखिए विकास की बात भी हम करते हैं, लेकिन हमें संविधान के ऊपर गर्व होना चाहिए, संविधान को आत्मसात करना होना चाहिए। अब संविधान का जो संशोधन किया गया, संविधान में कहा है, तो आपने कहा कि नहीं ये बात करिए, उठक विठक मत लगाइए, नाक पकड़ के माफी मत मांगे कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को पश्चाताप तो करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने 77 से ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं देश में। अगर संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं तो 77 संशोधन कांग्रेस ने किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो संशोधन किए वो 22 संशोधन किए। और आप संशोधनों का प्रकार भी देख लीजिए। पहला संशोधन 18 जून 1951 में हुआ, जब पहली बार चुनाव नहीं हुआ, गणतंत्र पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ था। 18 जून 1951 को कांग्रेस ने संविधान सभा के आधार पर ही जो संविधान संशोधन किया आर्टिकल 19 के अंदर। और आर्टिकल 19 में जो नेहरू लियाकत समझौता था, वो संशोधन 51 में जो हुआ सम्मिलित सरकार थी, लेकिन उसमें अम्बेडकर साहब भी उसमें थे कानून मंत्री।
वही मैं कह रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अंबेडकर साहब भी थे, तो कांग्रेस की संस्कृति रही संविधान का अपमान करने की। ये संविधान का संशोधन जो भी होना था वो चुनी हुई सरकार को करना था, और 1952 के बाद जब चुनाव हुए, पहले आम चुनाव, उसके बाद करना चाहिए था नेहरू जी को। लेकिन नेहरू जी के खिलाफ जो समाचार पत्र लिख रहे थे, नेहरू लिया का समझौते के बारे में जो बात थी, उसके कारण नेहरू जी ने दमनकारी नीति अपनाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक खलल डालने, उसमें बदलाव किया। 24वां संशोधन किया इंदिरा गांधी ने, और क्यों किया? मौलिक अधिकारों को चेंज करने, मौलिक अधिकार कम करने का काम किया गया 24वें संशोधन में। 42वें संशोधन में क्या किया गया? संविधान में हमारी जो संसद है, लोकसभा की सीमा होती 5 साल की, उसको 6 साल करने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। फिर अगर हम बात करें शाहबानो प्रकरण की, 3 तलाक जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस पर कानून बनाइए, तो राजीव गांधी जी ने उसको लीगल कर दिया, जिसके कारण से आरिफ मोहम्मद खान साहब उनके मंत्री थे उस समय, केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, और उसके कारण उन्होंने बहुत सारा जो तिरस्कार भी झेला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए, तभी तो मैं कह रहा हूं संविधान पे जो बहस हो रही है उस पर बहस होनी नहीं चाहिए। बहस होनी चाहिए विकास पे, बहस होनी चाहिए रोजगार पे, बहस होनी चाहिए महंगाई पे। बिल्कुल वही तो बात है। लेकिन जो इन्होंने जी बोलिए। लगता है जैन साहब से हमारा संपर्क तकनीकी कारणों से टूट गया। संतोष जी जैन साहब, संतोष जी आ रहा हूं, जैन साहब आ गए हमारे साथ जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान संशोधन किया, देश के लिए किया। धारा 370 जो हमारा मूल एजेंडा रहा, हमने धारा 370 को निष्प्रभावी किया, एब्रोगेट किया, उसके लिए हमने संविधान संशोधन किया। हमने सामान्य निर्धन वर्ग के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया, उसके लिए हमने संविधान संशोधन किया। हमने मुस्लिम माताओं बहनों के लिए 3 तलाक को गैरकानूनी करने के लिए संशोधन किया। तो हमने संशोधन जो भी किए हैं, वो संशोधन हमने जनता के कल्याण के लिए किए। इन्होंने तो आपातकाल को सही ठहराने के लिए संशोधन किया, मौलिक अधिकार को कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने संशोधन किया, और नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पर कतरने का काम किया था। ऐसे अनेक, और सोनिया गांधी जी का जो संशोधन था वो विनाशक संशोधन था। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का कोई स्वरूप नहीं होता, उसको संसद के द्वारा पारित किया गया, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन बनके सोनिया गांधी जी को अपना सम्मान दिया गया। ये पाप किया गया कांग्रेस के द्वारा। उसी कैबिनेट का नोट फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया, जिस संविधान के द्वारा कैबिनेट का गठन होता है, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रीगण उसमें शपथ लेते हैं, उस कैबिनेट से अप्रूव्ड नोट को फाड़ने का काम किया तो राहुल गांधी जी ने किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, हमने काम किया। और विकास की बात करेंगे तो विकास भी हमने किया। आज बताओ जैन साहब, थोड़ा सा परिहार साहब को भी मौका दे दें, आपका बहुत लंबा समय आ गया। परिहार साहब जी, उन्होंने तो गिना दिया कि आपने जो संशोधन किया, संविधान बदलने की बात पे आप आ गए। आपके पास भी आंकड़े होंगे कि भाई इनने जो 22 संशोधन किए हैं वो किस लिए किए गए हैं। उन्होंने बताया तलाक, 3 तलाक से लेके कुछ धारा 370 से लेके अन्य। देखिए त्रिपाठी, ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तो संविधान से जब से जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा का जब से आगाज हुआ है। आपकी आवाज कट के आ रही है परिहार साहब आपके पास जी। जब से जो कार्यक्रम होने वाला 27 जनवरी का, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अम्बेडकर जी का कितना अपमान करते हैं, ये अभी संसद भवन में अमित शाह जी ने जो बोला उस सबको दिखा। और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बस केवल जो बोलने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इतने मध्य प्रदेश में दलितों पे कितना अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पे कितना अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करे। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करे। 15 लाख सबके खाते। यहाँ संविधान की बात हो रही है परिहार साहब। हमने उनसे भी सवाल किया सत्येंद्र जी से कि बात महंगाई, बात रोजगार और इन सब पे होनी चाहिए। आप कह रहे हैं संविधान बदल रहे, संविधान को लेके चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने गिनाया कि कितने संशोधन आपने किए हैं आपकी सरकार में। देखिए हमारी सरकार ने कितने संशोधन करे हैं ये सबको मालूम है। ये अंबेडकर जी का भारतीय जनता पार्टी ने कितना अपमान करा है, पूर्व से लेकर आज तक मनुवादी स्मृति के लोग हैं ये। आप ये बताइए कि अमित शाह जी जब संसद में ऐसी बातें करते हैं कि जो इनके
इतना नाम अगर जो भगवान का लेते तो तर जाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बौखलाए, इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो इनको ऐसा लग रहा है कि राहुल जी के पीछे पूरा देश जो अभी 1 साल जो कार्यक्रम चलने वाला है, इससे इनकी बौखलाहट और आगे आएगी। और संविधान का अपमान तो ये करते हैं। इनका सांसद कहता है कि जो आप 400 सीट पार हो जाओगे तो हम संविधान बदल देंगे। इनके अमित शाह जी जो है मजाक उड़ाते हैं अम्बेडकर जी का। और पूर्व में भी जो है जब ये बातें कर, संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया था? कांग्रेस के समय बने थे ना, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये संविधान नहीं, खत्म करना ये कांग्रेस ने नहीं बनाया था संतोष जी। संविधान सभा का अध्यक्ष सारे सर्वदलीय बहुत सारे दल थे। अंग्रेजों का शासन था उस दौरान जब ये बने थे। उन्होंने चयनित किया था, कोई चुनी हुई सरकार 52 में आई है। देखिए चयनित करा था, लेकिन कितना बड़ा दिल करके, कितना वो करके किसके समय हुआ? नेहरू जी के समय हुआ ना। नेहरू जी, आप जवाब ले लीजिए। जी। और परिहार साहब, बंबई से अंबेडकर जी को इलेक्शन हरवाने का काम भी नेहरू जी ने किया था 52 में। और उसके बाद राज्यसभा किसने बनवाया था साहब? कांग्रेस ने बनवाया ना। राज्यसभा में किसने मदद करी थी? राज्यसभा के अंदर बाद में किसने बनवाया था? चलिए जैन साहब उत्तर दे दीजिए। देखिए, आप बनवाने के बाद में उसके अंदर चुना ना, उसके अंदर कांग्रेस ने सदैव संविधान का या संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। जिस प्रकार से कैबिनेट से बाहर किया गया और जो उनकी बहुत खास उनके लिए पत्र लिखा करते थे एडमिना के लिए, और उसमें कहा गया कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अवर कैबिनेट। और जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं त्याग पत्र दिया था कानून मंत्री पद से। कुछ भी बातें कर। हाँ, लेकिन पत्र लिखा था एडमिना जी को, जो प्लेन से जाता था, जो प्लेन से पत्र जाते थे वहां, और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, नेहरू जी के पत्र एरोप्लेन से जाया करते थे। और उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब के लिए जब प्रकाशित करना था तो पैसे नहीं है। सरकार, नेहरू जी ने यह कह दिया था कि पैसे नहीं है आपकी किताब को प्रकाशन करने के लिए। मैं अब उसमें नहीं आता हूं। एडमिना के लिए जो पत्र गया, उस पत्र में संतोष कुमार जी आपको जानकारी नहीं, आप अपना बढ़ा लीजिएगा। सबसे अम्बेडकर के कितना ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रोज कर रहे हैं। संतोष कुमार जी एडमिना माउंटबेटन को लिखा था, और क्या लिखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर अरे वही चीज संतोष जी रिपीट मत करिए, कुछ नई चीज हो तो बोलिए। वही अम्बेडकर जी का अपमान, सास आपके पास कोई और आंकड़े हो तो वो प्रस्तुत करिए। दूसरा प्रश्न बता दीजिए संतोष जी, क्या नारायण काजरोलकर ने भराया था बाबा साहब अम्बेडकर को? क्या 1970 में आपकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनको पद्म अवार्ड दिया, और हमें 1989 का दिन आना पड़ा, तब समय देखना पड़ा, तब जाकर के हमारी सरकार जो हमारे द्वारा समर्थित थी वीपी सिंह जी की सरकार, उसमें भारत रत्न दिया गया। क्यों किया ऐसा आपने? भाई भारत रत्न जी को 1955 में भारत रत्न मिल गया, इंदिरा जी को 1971 में भारत रत्न मिल गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप मानते होते आपने पाखंडी किया था, उनका अपमान ही किया था। और जो चित्र पे लेकर के आपको पता नहीं, मेरे मित्र आप पढ़ जाया करो, भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। रोना तो कांग्रेस कर रही है। अच्छा आप बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े कि मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े कि राहुल गांधी बड़े? ये इन्होंने अपना एक फोटो लगाया जो चर्चा का विषय बना। संतोष परिहार जी, संतोष भाई क्षमा मांग लो, आप लोग पश्चाताप करो, आत्मग्लानी यात्रा निकालो, या अपने पापों के लिए तप कर लो, उस अग्नि में आप तप करके निखर के आइए। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू, एक एक करके संतोष जी, एक मिनट आप सुन लीजिए। संतोष जी आपके पास आ जाएंगे हम। जैन साहब अपनी बात खत्म करें, फिर संतोष जी से उत्तर लेते हैं। जी जैन साहब। जी त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी को एक बड़ा अभी पोस्टर लगाया था मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बना। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी का फोटो ऊपर और गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर नीचे। तो कांग्रेस ने अपनी असली मानसिकता दिखाई। जी नहीं, वही तो हम जैन साहब आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप अगर डबल इंजन विकास की बात करते हैं तो इन सब ठीक है, कांग्रेस को संविधान यात्रा निकालने दीजिए, आप क्यों उस पचड़ में पड़ रहे हैं? आप अपने विकास की बात करिए। तो हम करते हैं, देखिए हम तो विकास की यात्रा कर रहे हैं, इस प्रदेश को और भारत के विकास की यात्रा कर रहे हैं। नहीं, आप भी गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं।
गौरव देखिए, दिवस नहीं, मना रहे हैं एक पखवाड़े से। नहीं तो हम मनाएंगे, संविधान गौरव दिवस मना, हमारा संविधान, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, ये तो होना ही चाहिए। और सबको जो भी भारतीय हैं सब निकालें, लेकिन अब जाएंगे इतिहास में जाएंगे तो संविधान की चर्चा 1000 वर्ष बाद भी होगी। तो जब भी जाएगा तो कांग्रेस के पापों की गिनती जरूर होगी कि कांग्रेस ने किस प्रकार चलिए से बाबा जैन साहब, अम्बेडकर जी का अपमान किया। जैन साहब परिहार साहब से ले लेते होते। परिहार साहब, देखिए त्रिपाठी जी, जो ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का कितना मजाक उड़ाया है, पूरे देश के अंदर दिख रहा है ना। उसके अंदर जब गृह मंत्री जो वहां बातें कर रहे हैं, वहां पे अम्बेडकर के खिलाफ बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, तो संविधान की क्या धज्जे उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहा है। और 27 तारीख ये अत्याचार कानून व्यवस्था संविधान में कहां आ गया? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, वो संविधान में कहां से आ गया? आपके पास अमित शाह जी की टिप्पणी के अलावा कोई और मुद्दा हो जहां भाजपा के लोगों ने या भाजपा ने अंबेडकर साहब का अपमान किया हो, वो बताएं। देखिए ऐसे ये दो मेन मुद्दे हैं कि हमेशा जो अपमान करते रहते हैं ये लोग। अमित शाह से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि हमें अम्बेडकर। आप बताओ क्यों उनको चुनाव हरवाया, क्यों नारायण काजरोलकर को पद्म अवार्ड दिया, क्यों नेहरू जी एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखते हैं और कहते हैं वी हैव ड्रॉन, क्यों उनको उनका त्याग पत्र को संसद में पढ़ने का मौका नहीं दिया? ये जो बात, ये बताओ क्यों अम्बेडकर साहब को संसद के अंदर त्याग पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई? उन्होंने अनुमति रोक दी। तो ये नेहरू जी के कहने पे हुआ, ये पाप किया गया, तो ये तो आगे भी 1000 वर्ष बाद भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपमान किया, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों के देखिए अब एडविना माउंटबेटन किसके साथ किसके संबंध रहे, किसको पत्र लिख रहे थे? आप बात मत करो अंग्रेजों के जासूस, अंग्रेजों से अंग्रेजों नावा सत्याग्रह याद है? संतोष परिहार नावा सत्याग्रह में कैसे जवाहरलाल नेहरू जी को जेल हुई थी और किस प्रकार से मोतीलाल नेहरू ने जो बॉन्ड लिखा वो क्षमा याचना की और उनको छोड़ दिया गया। नावा सत्याग्रह पंजाब के अंदर नावा एक जगह है, वहां पर नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया और मात्र 24 घंटे में छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ा गया था? ये माफी मांगने वाले नेहरू जी थे, बॉन्ड भरने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। आप पढ़ के ना नावा सत्याग्रह जरा पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और सही कहा है कि जो जन्मस्थली है, और क्यों कांग्रेस की सरकारों ने जन्मस्थली डेवलप नहीं किया, पंचतीर्थ डेवलप नहीं किए, वहां पर सही कहा हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने। चलिए परिहार साहब, जैन साहब ये अलग मुद्दा, हम सार्थक बहस की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, सार्थक बहस की हम उम्मीद कर रहे थे, सार्थक बहस की उम्मीद कर रहे थे। सत्याग्रह पता है क्या? जैन साहब सत्याग्रह में पाप कांग्रेस के पापों का पता है? जैन साहब समय हमारा समाप्त हो गया है। जैन साहब, परिहार जी समय समाप्त हो गया है। सुल्लेरे जी, ये मुद्दा कहां तक जाएगा जो साल भर मुझे लगता है कि कांग्रेस पद यात्रा निकाल, ये मुद्दा जनता के बीच में उस तरह जाएगा कि राजनीतिक लाभ मिल सके किसी भी पार्टी को? बिल्कुल, राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, पर मिलेगा क्या? लेकिन देखिए उसको देखना पड़ेगा कि उसके पूर्व, देखिए जब मुद्दा उठेगा तो उसके पूर्व के जो सरकारों ने जो उनके साथ किया है वो तो उठेगा ही, और उनने कितने संशोधन किए और बेसिर पैर के संशोधन किए ये तो सबको पता है कि जो हुए हैं, तो वो तो अब उसका कटाक्ष तो वही होगा जो भूत से है, वो ये तो वर्तमान में लाएंगे। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये बात है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है अभी। क्या है तो कांग्रेस उस तरह से तलाश रही है अपने संगठन को सजोड़ने के लिए और सरकार की वापस आने, क्योंकि उनको लगा है कि उत्तर प्रदेश में 1 से 7 सीटें हो गई उनके पास और उनके पास 37 सीटें हो गई, तो ये उनको लगा है कि जहां पे, लेकिन और जगह देखा जाए तो उनको ये भी समझना चाहिए कि बीजेपी एक होमवर्क करती है और वो उसका चुनाव अब आज 1980 और उस तरह से चुनाव नहीं है और न हो उस तरह से संगठनात्मक है, वो सोशल मीडिया पे लड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया और आम जनता के बीच में आंकड़े रखेंगे और उसके बाद उनको यही देखने के लिए कहेंगे कि आप अपने गिरबान में देखिए कि एक नेता के लिए आपने क्या किया। और दूसरी बात, ये अम्बेडकर जी दलित क्या भारत के लिए भी
भी एक महान पुरुष हैं, उन्होंने उनका पुरुषार्थ भरा जीवन है, उन्होंने पढ़े लिखे हैं, संविधान कई भाषाओं को जानने वाले थे, अर्थशास्त्र चाहे कानून हो, कई चीज़ें थी और उनको उनके पास उपलब्धि है। उन्होंने 89 में उनको भारत रत्न दिया। तो ये भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कंट्रास्ट पैदा करेंगे। लेकिन ये थोड़ा रेस तो जाएगा, ये चुनाव तक जाएगा। मुझे लगता है कि अगला चुनाव भी इसी तय पे होगा और अगर दूसरे इशू आ जाएंगे तो वो इसमें समाहित हो जाएंगे, क्योंकि मेन लाइन का इशू यही रहेगा। लेकिन उसने बीजेपी ने भी उसने संविधान गौरव यात्रा जो निकाल रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया है और ये जनता के बीच में, तो निश्चित रूप से ये रोमांचक रहेगा। लेकिन जनता को निश्चित, आपने पहले भी बोला कि इस सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरह से रखते होंगे, उनको तो विकास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको जीवन की अच्छी शैली चाहिए। और बीजेपी जरूर समृद्ध भारत की परिकल्पना कर रही है, 2047 का भारत जो उन्होंने नरेटिव दिया है, तो निश्चित रूप से वो उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जय साहब, बहुत संक्षेप में हमारा समय समाप्त हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं 5 सेकंड में। देखिए, मैं तो कहता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस का डीएनए रहा है, कांग्रेस के अंदर कैंसर, गुटबाजी का कैंसर, नेहरू जी के समय था, अंबेडकर जी का अपमान हो, या 1900 हमेशा 70 बार 100 बार से ज्यादा कांग्रेस टूटी है। तृणमूल कांग्रेस का जन्म कांग्रेस से गुटबाजी के कैंसर से हुआ है। जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस का जन्म भी कांग्रेस की गुटबाजी के कैंसर से हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेहरू जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, ये कैंसर की बात, गुटबाजी का कैंसर। बताइए, अम्बेडकर जी की यात्रा पर, संविधान यात्रा पर। चलिए, आपने हमने सोचा जैन साहब आप कुछ बेहतर आंकड़ा देने वाले हैं। आप तो उधर आरोप प्रत्यारोप में चले गए, हम इसलिए आपने कहा 5 सेकंड में, हमने कहा बेहतर आंकड़ा देने वाले हैं। ये तो सबको मालूम है, ये राजनीति की सब बहस चल रही है पिछले 3-4 दिनों से। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका, परिहार साहब आपका, सुनलेरे जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की भाजपा और कांग्रेस के बीच संविधान को लेकर छिड़े वाक युद्ध की। एक तरफ कांग्रेस अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर जनता के बीच खुद को अंबेडकर का असली समर्थक बताने में जुटी है, तो वहीं भाजपा पुराने इतिहास को कुरेदते हुए यह साबित कर रही है कि कांग्रेस अंबेडकर समर्थक होने का राग तो आलाप रही है, मगर कांग्रेस ने हमेशा ही अंबेडकर का अपमान किया है, जिसको लेकर 1952 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कांग्रेस को अंबेडकर की हार का जिम्मेदार भी ठहरा रही। जनता किसको सही मानती है और किसको गलत, ये अलग बात है, लेकिन इन दिनों अंबेडकर और उनकी जन्मस्थली महू राजनीति की धुरी जरूर बने हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।